भारत के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ बहादुरी के लिए ही नहीं बल्कि इनोवेशन के लिए भी जाने जाते हैं। और ये कहानी एक ऐसे ही शासक की है जिसे दुनिया शेर मैसूर के नाम से जानती है और जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, एक सवाल। मॉडर्न रॉकेट का आविष्कार आखिर किसने किया? अब देखिए, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। नहीं, इस कहानी की जड़ें ना तो यूरोप में हैं और ना ही अमेरिका में। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के हिंदुस्तान में, एक ऐसे शासक के साथ जिसे दुनिया शेर मैसूर के नाम से जानती है। तो भारत का पहला रॉकेटमैन, आखिर टीपू सुल्तान को ये नाम क्यों दिया गया? चलिए उनकी इस पहचान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक ऐसी पहचान जिसे इतिहास में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन एक इनोवेटर बनने से पहले वो एक योद्धा थे। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इस युवा बाघ का उदय हुआ कैसे। साल था 1750। मैसूर के शासक हैदर अली के घर टीपू का जन्म हुआ और बचपन से ही उन्हें एक योद्धा की तरह पाला गया। मतलब जबरदस्त ट्रेनिंग, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, तलवारबाजी हो या फिर घुड़सवारी। उनका दिमाग इतना तेज था कि महज 15 साल की उम्र में वो बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस का हिस्सा बनने लगे। और सोचिए, 17 साल की उम्र में तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी पहली बड़ी जीत भी हासिल कर ली थी। लेकिन कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है। टीपू एक दूरदर्शी राजा भी थे और उनके शासन में जो इनोवेशंस हुए वो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। तो ये हैं वो मैसूरी रॉकेट्स। ये कोई मामूली रॉकेट नहीं थे। ये दुनिया के पहले आयरन केस्ड यानी लोहे के खोल वाले रॉकेट थे जिन्हें जंग में इस्तेमाल किया गया। इन्हें टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने मिलकर बनाया था। और इनकी रेंज पता है कितनी थी? 3 किलोमीटर तक। उस जमाने के हिसाब से ये एक कमाल की टेक्नोलॉजिकल लीप थी। और इसी भारतीय टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदलने में एक बड़ा रोल निभाया। देखिए कैसे। सबसे पहले तो टीपू की रॉकेट रेजिमेंट्स ने ब्रिटिश सेना की नाक में दम कर दिया था। फिर जब 4th एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने इन रॉकेट्स को कब्जे में ले लिया और उन्हें सीधा इंग्लैंड भेज दिया। वहां पर इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और बस यही तकनीक आगे चलकर मॉडर्न रॉकेट साइंस की बुनियाद बनी। तो टीपू के 2 पहलू थे। एक तरफ थे वॉरियर टीपू, जिन्होंने अंग्रेजों से 4 बड़ी जंगें लड़ी, नई मिलिट्री टैक्टिक्स बनाई। और दूसरी तरफ थे एडमिनिस्ट्रेटर टीपू। उन्होंने नई करेंसी शुरू की, सिल्क इंडस्ट्री को खड़ा किया और तो और मॉडर्न हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी लगवाईं। और उनका विजन यहीं खत्म नहीं होता था। उन्होंने किसानों की मदद के लिए जमीनी सुधार किए, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए फ्रांस, तुर्की और पर्शिया जैसे देशों के साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी बनाए। और इन्हीं सब वजहों से उनके दौर में मैसूर हिंदुस्तान का सबसे एडवांस्ड और पावरफुल राज्य बन गया था। उनकी पूरी जिंदगी ही एक संघर्ष थी, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब बात करते हैं उस टाइगर के आखिरी मुकाबले की। 4। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूरे 4 बड़े एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़े। ये दिखाता है कि उनका इरादा कितना पक्का था और वो झुके नहीं। उनकी फिलॉसफी को उनकी ये एक लाइन ही बयां कर देती है, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। मतलब साफ है, आजादी और हिम्मत सबसे ऊपर। और फिर वो दिन आया, 4 मई 1799। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए टीपू सुल्तान अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और वहीं शहीद हो गए। वो तो चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। तो आखिर टीपू सुल्तान की लेगेसी है क्या? उन्हें कैसे याद किया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके दुश्मन भी उनकी ताकत का लोहा मानते थे। ब्रिटिशर्स ने खुद ये बात मानी थी कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक शासक ने हमें सबसे ज्यादा चैलेंज किया तो वो टीपू सुल्तान थे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनके असर का? तो कुल मिलाकर टीपू सुल्तान को हम आज कैसे याद करते हैं? एक बहादुर योद्धा, एक विजनरी राजा और रिफॉर्मर। और हाँ, हिंदुस्तान के पहले रॉकेट साइंटिस्ट के तौर पर। उनकी कहानी ये दिखाती है कि सदियों पहले भी भारत टेक्नोलॉजी में कितना आगे था। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर उस इनोवेटर को उस वक्त रोका नहीं गया होता तो क्या 18वीं सदी की टेक्नोलॉजी का रास्ता कुछ और ही होता? एक सवाल जिस पर सोचना तो बनता है।